बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में भी ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की। सबसे पहले क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे योज्य और गुणात्मक तत्समक की। उसके बाद क्लास 7 में प्रतिच्छेदी और समानांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। फिर क्लास 8 में पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे।
उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी, क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन-कौन से काम किए। आज हम सीखेंगे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक क्या होते हैं। आपके जीवन में आपने कई बार गिनती यानी काउंटिंग तो की होगी, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की गिनती, चीजों की गिनती, पेड़ पर पंछियों की गिनती इत्यादि। जैसे ही हम गिनती करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याएं हमारे सामने अपने आप प्राकृतिक रूप से आती हैं। इस कारण हम गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती के लिए हम 1, 2, 3 इत्यादि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। सोचिए, गिनती करने के लिए कुछ भी न हो, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों का न होना, गिनती के लिए कोई भी चीज न होना, पेड़ पर बैठे सभी पंछियों का उड़ जाना, तो इसे गणित में कैसे व्यक्त करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने। ऐसी संख्या गणित में 0 से व्यक्त की जाती है और इस तरह प्राकृत संख्याओं के साथ 0 रखने पर हमें मिलता है पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का संग्रह यानी कलेक्शन। योग में 0 का बड़ा ही महत्व है। अगर हम किसी संख्या को 0 के साथ जोड़ते हैं, जैसे खाली कक्षा में 5 विद्यार्थियों का आना या खाली थाली में 4 लड्डू रखना, तो परिणाम वही पूर्ण संख्या होती है जो 0 के साथ जोड़ी जाती है। इस कारण पूर्ण संख्याओं के योग के लिए 0 कहलाता है योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। इसे हम तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक भी कहते हैं। ऐसा ही कुछ हमें गुणन की संक्रिया में भी देखने मिलता है। जब किसी पूर्ण संख्या का 1 के साथ गुणन किया जाता है, जैसे एक पंक्ति में 5 वर्ग यानी स्क्वायर होंगे, तो वर्गों की संख्या 1 और 5 के गुणन से प्राप्त की जा सकती है, जो होगी 5। यहाँ 4 टोकरियां हैं। अगर हर एक में 1 फल रखा जाए तो फलों की संख्या होगी 1 गुना 4 यानी के 4। इसी तरह अगर चॉकलेट पर मूल्य ₹1 लिखा हो तो 15 चॉकलेट लेने पर 15 रुपए ही लगेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 गुना 15 बराबर 15 ही होता है। चूंकि किसी संख्या का 1 से गुणन करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसलिए पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए 1 कहलाता है गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणन के लिए इसे हम तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक भी कहते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक क्या होते हैं। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। अगर एक बाल्टी में 15 लीटर पानी हो और दूसरी बाल्टी खाली हो, तो दोनों बाल्टियों में कुल कितना पानी होगा? उदाहरण में यह दिया गया है कि
एक बाल्टी में 15 लीटर पानी है और दूसरी बाल्टी खाली है। दूसरी बाल्टी खाली है, इसका मतलब है कि दूसरी बाल्टी में 0 लीटर पानी है। दोनों बाल्टियों में पानी की कुल मात्रा पता करने के लिए हमें दोनों की मात्रा को मिलाना होगा, यानी कि 15 लीटर धन 0 लीटर का मान ज्ञात करना होगा। 0 एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए हम बताते हैं। यह इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ने पर परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए पानी की कुल मात्रा होगी 15 लीटर। अगला उदाहरण, पूनम प्रतिदिन एक कविता लिखती है। क्या आप पता कर सकते हैं 30 दिनों में वह कितनी कविताएं लिखेगी? पूनम प्रतिदिन एक कविता लिखती है, इसलिए 30 दिनों में वह 30 गुना 1 कविताएं लिखेगी। एक यह संख्या गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए हम बताते हैं। यह इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या का 1 के साथ गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 30 गुना 1 बराबर 30, यानी कि पूनम 30 दिनों में 30 कविताएं लिखेगी। अगला उदाहरण, 130 गुना 1 धन 120 धन 0 का परिणाम ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें गुणनात्मक तत्समक और योज्य तत्समक की समझ होना अनिवार्य है। संख्या 130 का 1 के साथ गुना करने पर जवाब स्वयं वही पूर्ण संख्या यानी 130 प्राप्त होती है। इसी तरह 120 का 0 के साथ जोड़े जाने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। 130 धन 120 बराबर 250, यानी कि दिए उदाहरण का हल है 250। गुणनात्मक तत्समक और योज्य तत्समक की समझ से ऐसे उदाहरण आसानी से हल किए जा सकते हैं। अगला उदाहरण, द्विव्यवस्था को गुणन में कैसे व्यक्त करेंगे? यहाँ वर्गों की कुछ पंक्तियां हैं। गुणन के रूप में व्यक्त करते समय हम पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं, फिर हर एक पंक्ति में कितने वर्ग है यह लिखते हैं। जैसे यहाँ पंक्तियां हैं 6 और हर एक पंक्ति में वर्ग है 1, इसलिए गुणन में इसे व्यक्त करेंगे 6 गुना 1 से। ध्यान रहे, गुणन के क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के उपयोग से 6 गुना 1 को ही हम 1 गुना 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसे व्यक्त किया जाएगा एक पंक्ति में 6 वर्ग बनाकर। ध्यान रहे, 1 यह संख्या गुणनात्मक तत्समक है, इसलिए चाहे हम 6 गुना 1 लिखें या 1 गुना 6, परिणाम 6 ही आएगा। इस वीडियो में आज हमने देखे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। मिथ्या धारणा 1, योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी संख्या के साथ 1 जोड़ने पर संख्या समान रहेगी, यह गलत समझ है। संख्या के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 से बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत जवाब है। इसी तरह किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो संख्या समान रहेगी, यह कथन व्यक्त करता है गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए ऑप्शन 2 भी दिए सवाल का जवाब नहीं है। कई बार योज्य तत्समक के लिए ऑप्शन 3, यदि आप किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो परिणाम 0 होगा, यह सही समझा जाता है, लेकिन यह भी एक गलत समझ है। योज्य तत्समक की सही समझ है ऑप्शन 4, यदि आप किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो संख्या समान रहेगी, फिर चाहे 0 के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाए या किसी संख्या में 0 मिलाया जाए, हर बार संख्या समान ही रहेगी। जैसे 5 धन 0 बराबर 5, 0 धन 3 बराबर 3। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित उदाहरण से गुणन का कौन सा गुण व्यक्त होता है? 1 गुना 53 बराबर 53।
गुणनात्मक तत्समक की सही समझ न होने के कारण ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 ये गलत जवाब दिए जाते हैं। कई बार योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक की समझ में उलझन के चलते ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है। यह गलत जवाब है। सही समझ है, किसी संख्या का गुणन 1 के साथ करने पर परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। यह गुणन का गुणनात्मक तत्समक गुण यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसलिए ऑप्शन 4 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3, 15 धन 0 बराबर 15। इस उदाहरण में 0 एक योज्य तत्समक है। क्या 15 ऋण 0 बराबर 15 में भी 0 एक योज्य तत्समक है? 15 में 0 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 0 एक योज्य तत्समक कहलाता है। अगर 15 ऋण 0 बराबर 15 इस उदाहरण की बात करें तो 15 से 0 घटाने पर भी परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए 15 ऋण 0 बराबर 15 में भी 0 एक योज्य तत्समक है, यह माना जाता है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ है कि योज्य तत्समक की समझ किसी भी संख्या के 0 के साथ योग से जुड़ी है, न कि व्यवकलन से। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2 नहीं। इस तरह से आज हमने देखी योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। आज हम सीखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। आप रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट और रेखा यानी लाइन के बारे में पहले से जानते हैं। आपको याद होगा कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग एक रेखाखंड को दर्शाता है। जैसे यहाँ बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने से प्राप्त आकृति रेखाखंड AB है। जब हम रेखाखंड को उसके दोनों ओर बिना किसी अंत के बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि रेखा न तो किसी बिंदु से शुरू होती है और न ही किसी बिंदु पर समाप्त होती है। यह अनंत तक बढ़ती जाती है, जिसे हम दोनों ओर तीर का निशान बनाकर दर्शाते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस रेखा को हम कैसे नाम देंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से इसे हम नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ हम नाम देंगे रेखा AB। रेखा को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से भी नाम दिया जाता है, जैसे रेखा L। ध्यान रहे, रेखा एक विमीय यानी 1 डायमेंशनल आकार है। जब बात आती है दो या दो से अधिक रेखाओं को एक साथ समझने की, तो हमारे सामने कई स्थितियां उपस्थित होती है। जैसे अगर आपको आपके घर की स्थिति एक मानचित्र यानी मैप पर दर्शानी होगी,
तो आपको अलग अलग मार्ग बनाने होंगे। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ मार्ग प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि ऐसे भी कुछ मार्ग हैं जिन्हें कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। मार्ग का निरूपण हम रेखा से कर सकते हैं। इस तरह से रेखाओं के इस युग्म में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जबकि रेखाओं के इस युग्म में रेखाओं को कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन वे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। इन्हें हम समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब आप प्रतिच्छेदी रेखाओं के इस युग्म को देखिए। इसमें दोनों रेखाएं यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कि यह बिंदु कौन सी रेखा पर है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह बिंदु दोनों ही रेखाओं पर है, यानी कि यह बिंदु दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगर दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है या दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदन करती है उसे प्रतिच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अगर दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती यानी कि दो रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु न हो तो वे समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे यहाँ रेखाएं AB और CD समांतर है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। समांतर रेखाओं के संदर्भ में एक और खास बात है। चलिए इस रिबन के उपयोग से इसे समझें। क्या हम रिबन के दोनों किनारों को समांतर रेखाएं कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। रिबन की चौड़ाई समान होने के कारण रिबन के दोनों किनारे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें हम समांतर रेखाएं कह सकते हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि दोनों किनारों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। ठीक इसी प्रकार समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी समान होती है। प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाओं की समझ के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ दर्शाई कौन सी आकृतियों में प्रतिच्छेदी रेखाएं और कौन सी आकृतियों में समांतर रेखाएं दर्शाई है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ अगर हम इन आकृतियों को देखते हैं तो इनमें रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इन आकृतियों में समांतर रेखाएं दर्शाई है। जबकि इन आकृतियों में रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इन आकृतियों में प्रतिच्छेदी रेखाएं दर्शाई है। अब इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को देखिए। यहाँ इनके बीच 90 डिग्री का कोण यानी समकोण है। ऐसे प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती है। जैसे यहाँ AB CD पर लंब है, जिसे हम इस प्रकार निरूपित करते हैं। तो आज हमने सीखा प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं। और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना
धोना है क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। जरा सोचिए, निशांत किसी दुकान में जूस की 2 एक जैसी बोतलें और 2 एक जैसे चॉकलेट खरीदता है। यदि एक जूस की बोतल का मूल्य 22 रुपए और चॉकलेट का मूल्य 15 रुपए होगा, तो सभी वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आप इसे 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप जूस की 1 बोतल का मूल्य और चॉकलेट का मूल्य जोड़कर इसका 2 गुना कर सकते हैं, या आप जूस की 2 बोतल का मूल्य और 2 चॉकलेट का मूल्य अलग अलग ज्ञात करके इनका योग कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपको परिणाम समान प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 22 धन 15 बराबर 2 गुणा 22 धन 2 गुणा 15 है। यहाँ योग पर गुणन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया गया है। परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी योग पर गुणन का वितरण किया जा सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें 2/3 का ऋण 4/5 धन 7/5 से गुणन करना है। इसे हम इस प्रकार करेंगे या हम इसे इस प्रकार करेंगे। हमें दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 7/5 बराबर 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 2/3 गुणा 7/5 है। व्यापक रूप में किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c है। इसे योग पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। अब आप वीडियो रोककर अपनी नोटबुक और पेन लीजिए और नोटबुक पर 3 परिमेय संख्याएं लीजिए। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या a, दूसरी b और तीसरी c है। अब आप a गुणा b ऋण c में a, b, c के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। अब आप a गुणा b ऋण a गुणा c में a, b, c के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या आपको दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हुआ? इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b ऋण c बराबर a गुणा b ऋण a गुणा c है। इसे हम व्यवकलन पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं।
अब आपकी योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ उदाहरण। एक परीक्षा का नियम था कि प्रत्येक सही जवाब को धन 2 और 1/2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत जवाब को ऋण 1/4 अंक दिए जाएंगे। यदि चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए तो ज्ञात कीजिए उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए। इसका अर्थ है कि उसने 50 सही और 50 गलत जवाब दिए। एक सही जवाब के लिए 2 और 1/2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 5/2 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से 50 सही जवाबों के लिए उसे 50 गुणा 5/2 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह एक गलत जवाब के लिए ऋण 1/4 अंक। इस तरह से 50 गलत जवाबों के लिए उसे 50 गुणा ऋण 1/4 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से उसे कुल अंक प्राप्त होंगे 50 गुणा 5/2 धन 50 गुणा ऋण 1/4। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 112 और 1/2 अंक। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के योग का गुणन पर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c। इसलिए हम 50 गुणा 5/2 धन 50 गुणा ऋण 1/4 को 50 गुणा 5/2 धन ऋण 1/4 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे सरल करने पर परिणाम आएगा 112 और 1/2 अंक। इसलिए चेतन को परीक्षा में 112 और 1/2 अंक प्राप्त होंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों विधियों से हमें समान परिणाम प्राप्त हुआ है। चलिए अगला उदाहरण देखें। वैशाली के पास 1240 रुपए है। इनमें से वैशाली 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च करती है और 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च करती है। तो ज्ञात कीजिए वैशाली के पास कितनी राशि शेष है। वैशाली के पास कुल 1240 रुपए की राशि थी, जिसमें से वैशाली ने 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च किया है। इसलिए किताबें खरीदने में किया गया खर्च बराबर 3/5 गुणा 1240। इसी तरह वैशाली ने 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च किया है। इसलिए घूमने के लिए किया गया खर्च बराबर 1/4 गुणा 1240। इसलिए शेष राशि बराबर कुल राशि ऋण किताब खरीदने में किया गया खर्च ऋण घूमने के लिए किया गया खर्च। शेष राशि बराबर 1240 ऋण 3/5 गुणा 1240 ऋण 1/4 गुणा 1240। व्यवकलन के गुणन पर वितरण गुण से शेष राशि बराबर 1240 गुणा 1 ऋण 3/5 ऋण 1/4। इसे हम इस प्रकार सरल करेंगे जिसका जवाब होगा 186 रुपए। इसलिए वैशाली के पास कुल 186 रुपए राशि शेष है। चलिए अगला उदाहरण देखें। उचित गुणों का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, इसलिए हम इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ रख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के योग पर गुणन के वितरण गुण से हम ऋण 2/5 को कोष्ठक के बाहर लेंगे तथा इस प्रकार से हल करेंगे। अब हम इस कोष्ठक को सरल करने के लिए दोनों संख्याओं के हर समान करेंगे। इसे सरल करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 33/35। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर
गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, योग या व्यवकलन पर गुणन का वितरण सही प्रकार से न करना। कुछ बच्चे योग या व्यवकलन पर गुणन का वितरण करते समय कुछ गलतियां करते हैं। साधारणतः यह बीजगणित में अधिक देखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों को कहा जाए कि 1/7 गुणा कोष्ठक में 2x ऋण 5 का वितरण कीजिए, तो बच्चे इसे 1/7 गुणा 2x ऋण 5 इस प्रकार लिखते हैं। वे कोष्ठक के बाहर की संख्या का अंदर लिखी दोनों संख्याओं से गुणन नहीं करते, बल्कि सिर्फ पहली संख्या से गुणन करते हैं। ध्यान रहे, सही परिणाम प्राप्त करने के लिए कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का गुणन कोष्ठक के अंदर लिखी सभी संख्याओं से करना आवश्यक है। गलती 2, साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और वितरण गुण में भ्रम। कुछ बच्चों को साहचर्य गुण और वितरण गुण में भ्रम होता है, क्योंकि दोनों गुण कोष्ठकों के प्रयोग से संबंधित है। यदि उन्हें पूछा जाए कि 2/3 गुणा कोष्ठक में 1/5 धन 3/11 बराबर कोष्ठक में 2/3 गुणा 1/5 धन 2/3 गुणा 3/11 दिए गए समीकरण यानी इक्वेशन में कौन से गुण का प्रयोग हुआ है, तो कोष्ठकों को देखकर वे बताते हैं कि इस समीकरण में साहचर्य गुण का प्रयोग हुआ है। यह समझना आवश्यक है कि यहाँ योग का गुणन पर वितरण किया गया है। चलिए इस गलती को एक आसान उदाहरण से दूर करें। मान लीजिए एक थैले में 5 अमरूद और 3 आम रखे गए और ऐसे 7 थैले हो, तो फलों की कुल संख्या क्या होगी? हम एक थैले में कितने फल रखे हैं यह ज्ञात करके इनका गुणा 7 से कर सकते हैं, यानी 7 गुणा 5 धन 3, या हम सभी थैलों में अमरूद और आम की संख्या अलग अलग ज्ञात करके इनका योग कर सकते हैं, जैसे 7 गुणा 5 धन 7 गुणा 3। दोनों तरीकों से फलों की संख्या बराबर ही आएगी। यहाँ हमने 7 से 5 और 3 दोनों को गुणा किया है। इस तरह से यहाँ हमने योग का गुणन पर वितरण किया है। यह परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी सत्य है, इसलिए इस समीकरण में वितरण गुण का प्रयोग किया गया है। गलती 3, परिमेय संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान न देना। व्यवकलन पर गुणन की वितरकता का प्रयोग करते समय कुछ बच्चे परिमेय संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान नहीं देते। यदि बच्चों से पूछा जाए कि ऋण 1/4 गुणा कोष्ठक में 1/5 ऋण 3/5 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इसे इस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न हल करने का यह तरीका गलत है। इसका सही हल इस प्रकार है। इसलिए वितरकता का प्रयोग करते समय चिन्हों पर ध्यान देना जरूरी है। आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता संबंधित कुछ गलतियां। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। पिछली कक्षा में हमने एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन बनाकर इस पर पूर्णांकों को निरूपित किया। इस संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स को दर्शाया जाता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच की दूरी इकाई दूरी कहलाती है। चलिए 0 से 1 के बीच की इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएं। इस तरह से इनमें से प्रत्येक भाग इकाई दूरी का 1/10 भाग होगा।
यदि हम 0 से शुरुआत करें तो 1 भाग लेकर संख्या रेखा पर संख्या 1/10 दर्शाई जा सकती है। इसी तरह 2 भाग लेने पर 2/10, 3 भाग लेने पर 3/10 इत्यादि भाग दर्शा सकते हैं। इसी तरह 10 में से 10 भाग लेकर एक संपूर्ण यानी 1 दर्शा सकते हैं। अभी अभी हमने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को अंकित किया है। चलिए परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण विस्तार से समझें। मान लीजिए हमें परिमेय संख्या ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। वीडियो रोककर पहले आप इसे संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ परिमेय संख्या ऋण 5/6 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर एक संख्या से छोटी संख्या को उसके बाईं तरफ और बड़ी संख्या को उसके दाईं तरफ दर्शाया जाता है। चूंकि सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का मान 0 से कम है, इसलिए इनका स्थान 0 के बाईं ओर है। इसलिए ऋण 5/6 का स्थान भी 0 के बाईं ओर होगा। चलिए ऋण चिन्ह को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करें। अब हम देखते हैं कि 5/6 में अंश 5 हर 6 से छोटा है। इससे यह ज्ञात होता है कि 5/6 यह संख्या 1 से यानी कि इकाई से छोटी है। इससे हमें यह पता चलता है कि ऋण 5/6 का स्थान 0 और ऋण 1 के बीच है। ऋण 5/6 का सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से ऋण 1 के बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इस तरह इन 6 भागों में से किन्हीं भी 2 क्रमागत भागों के बीच दूरी होगी 1/6। परिमेय संख्या ऋण 5/6 का अंश हमें बताता है कि हमें 0 के बाईं ओर 1/6 दूरी के 5 भाग लेने होंगे। इससे हमें ऋण 5/6 का सटीक स्थान प्राप्त होगा। अब क्या आप 15/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। 15/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए यह 0 के दाईं ओर है। हम 15/4 को 3 और 3/4 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है। सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 3 और 4 के बीच की इकाई दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अब हम 3 पूर्ण और 1/4 दूरी के 3 भाग लेकर संख्या 3 और 3/4 यानी 15/4 दर्शाएंगे। अब आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित अवश्य कर पाएंगे। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। नीचे दर्शाई संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच समान दूरी है। ज्ञात कीजिए बिंदु P और Q कौन सी परिमेय संख्या को अंकित करते हैं। दर्शाई गई संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच बराबर दूरी है। यह दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसी संख्या से उसके बाईं ओर की संख्या को घटाएंगे। जैसे यहाँ 0 ऋण कोष्ठक में ऋण 1/7 बराबर 1/7 है, यानी कि 0 और ऋण 1/7 के बीच की दूरी 1/7 इकाई है। इससे हमें यह पता चलता है कि संख्या रेखा पर यदि हम 0 के बाईं ओर चलते हैं तो संख्याएं 1/7 से कम हो रही है। यहाँ ऋण 6/7 के बाईं ओर 1/7 दूरी चलने पर हमें बिंदु P प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह बिंदु
ऋण 6/7 ऋण 1/7 बराबर ऋण 7/7 को निरूपित करेगा, यानी कि संख्या ऋण 1 को निरूपित करेगा। इसी तरह अब आप बिंदु Q कौन सी परिमेय संख्या को निरूपित करता है, स्वयं ज्ञात कीजिए। अगला उदाहरण, संख्या रेखा पर 35/8 को निरूपित कीजिए। यदि परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक हो तो पहले हम इसे धनात्मक करते हैं। इसके लिए हम अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करते हैं ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो। इससे हमें परिमेय संख्या ऋण 35/8 प्राप्त होगी। ऋण 35/8 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान शून्य के बाईं ओर है। हम ऋण 35/8 को ऋण 4 और 3/8 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दी गई परिमेय संख्या का स्थान ऋण 4 और ऋण 5 के बीच में है। सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम ऋण 4 और ऋण 5 के बीच की इकाई दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इनमें से 3 भाग लेकर संख्या ऋण 4 और 3/8 यानी ऋण 35/8 दर्शाएंगे। अगला उदाहरण, बिंदु PQRS में से प्रत्येक बिंदु 3/2, ऋण 4/5, 10/3 और ऋण 7/4 में से एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है, लेकिन दिए गए क्रम से नहीं। बिंदु Q न तो सबसे दाईं ओर है न ही सबसे बाईं ओर। बिंदु R बिंदु Q के निकटतम दाएं स्थान पर है। बिंदु P बिंदु R के दाईं ओर है। प्रत्येक बिंदु द्वारा निरूपित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और इन्हें संख्या रेखा पर व्यवस्थित कीजिए। वीडियो रोककर आप इस पहेली को सुलझाने का स्वयं प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले दी गई सूचनाओं से बिंदु PQRS को सही क्रम से व्यवस्थित करें। पहली सूचना हमें बताती है कि बिंदु Q न तो सबसे दाईं ओर है न ही सबसे बाईं ओर, यानी कि अवश्य यह बीच के किसी स्थान पर होगा। हम कह सकते हैं कि बिंदु Q या तो इस स्थान पर होगा या इस स्थान पर। चलिए इन दो संभावनाओं को इस प्रकार दर्शाएं। दूसरी सूचना से हमें ज्ञात होता है कि बिंदु R बिंदु Q के निकटतम दाएं स्थान पर है। इस तरह से हम बिंदु R इस स्थान पर या इस स्थान पर दर्शा सकते हैं। तीसरी सूचना से हमें ज्ञात होता है कि बिंदु P बिंदु R के दाईं ओर है। इस स्थिति में बिंदु R के दाईं ओर बिंदु P को रखा जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में ऐसा करना संभव नहीं, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था गलत है। अब हम शेष बिंदु S को रिक्त स्थान पर रखेंगे। इससे हमें बिंदुओं का क्रम प्राप्त होगा SQRP। इसी तरह अब हम दी गई परिमेय संख्याओं को भी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम संख्या रेखा पर दी गई परिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे। 3/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसे हम 1 और 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका स्थान 1 और 2 के बीच में है। सही स्थान ज्ञात करने के लिए हम 1 से 2 के बीच की दूरी को हर जितने भागों में यानी 2 भागों में विभाजित करेंगे। चूंकि अंश 1 है, इसलिए इन 2 भागों में से एक भाग लेकर हम संख्या 1 और 1/2 या 3/2 निरूपित करेंगे। इसी तरह हम ऋण 4/5, 10/3 और ऋण 7/4 को निरूपित करेंगे। परिमेय संख्याओं के क्रम और दिए गए बिंदुओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए अब हम कह सकते हैं कि बिंदु S परिमेय संख्या ऋण 7/4 को, बिंदु Q परिमेय संख्या ऋण 4/5 को, बिंदु R परिमेय संख्या 3/2 को तथा बिंदु P परिमेय संख्या 10/3 को निरूपित करते हैं।
तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।